हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसमें एचपी जीके हिंदी और इंग्लिश का सेशन आपको पता है कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, ठीक है। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। बाकी आपको पता है कि आपकी जो भर्तियाँ वो अपकमिंग में है ही है, इस साल तो होनी ही होनी है, ऐसा तो है नहीं कि भर्तियाँ नहीं होनी। तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हर रोज़ ये वीडियो जो है वो शाम को 7:30 बजे एग्जैक्ट अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो आपने 7:30 बजे एग्जैक्ट इस वीडियो को जो वो वॉच आउट कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा कलम का विकास किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो चंबा कलम का विकास जो वो किस राजा के शासनकाल में हुआ था? वो हरि सिंह के शासनकाल में हुआ था, मानचंद के शासनकाल में हुआ था, विजय सिंह या राजा राज सिंह। तो जो चंपाकल में उसका विकास जो हुआ था वो राजा राज सिंह के शासनकाल में हुआ था। कौन है ये राजा राज सिंह के शासनकाल में जो चंपाकल में उसका विकास हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मंडी में शिवरात्रि मेले का आरंभ, जो शिवरात्रि मेला लगता है मंडी में, उसका आरंभ किसने करा था? अजबर सेन ने करा था, जोगेंद्र सेन ने, शाम सेन या केशव सेन ने? तो मंडी में जो शिवरात्रि मेला है उसका जो आरंभ था वो करा था अजबर सेन ने, ठीक है। अजबर सेन ने शिवरात्रि मेले का आरंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारा देवी का प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तारा देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो आपका मंदिर है वो चंबा में है, कांगड़ा में है, बिलासपुर या शिमला में? तो तारा देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसमें जाखू जो आपका टेम्पल है वो भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि दरन घाटी, जो दरन घाटी है, दरन घाटी वन्य जीव अभयारण्य, ये किस जिले में स्थित है? तो दरन घाटी जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर या शिमला में? तो ये जो आपका शिमला में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये बैजनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? तो ये जो आपका ये भगवान शिव जी को समर्पित है, ठीक है। ये जो है भगवान शिव जी को समर्पित आपका जो बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है ये बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध मनु मंदिर, ये प्रसिद्ध मनु मंदिर जो ये किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला में है, मंडी में है, चंबा में है, कुल्लू में है? तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध मनु मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया, कनाडा से, रूस से या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। तो ये जो मौलिक अधिकारों का सिद्धांत है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरसेन ने किस राज्य की स्थापना की थी? सुकेत की थी, मंडी की थी, कांगड़ा या सिरमौर की? तो वीरसेन ने जो आपकी वे सुकेत राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौल क्षेत्र में कुपाच्छा शब्द किसका, इसका क्या अर्थ है? मतलब लाहौल स्पीति में जो लाहौल क्षेत्र में कुपाच्छा किसके लिए बोला जाता है? खेती के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, तलाक के लिए या विचार के लिए? तो कुपाच्छा जो शब्द है वो लाहौल स्पीति में तलाक को बोला जाता है, ठीक है। तलाक को कुपाच्छा बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में है, चंबा में है, मंडी में है या बिलासपुर में? तो ये आपका बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में कौन सी जगह? देवली में, ठीक है। तो ये देवली में स्थित है, बिलासपुर में, एशिया का सबसे ऊंचा मत्स्य पालन केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है। तो हिंदी में सर्वप्रथम आपका क्वेश्चन है कि स्थावर जो है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ये आपका पटवारी में भी आया था, एचपी पटवारी एग्जाम 2019 में आया था, ठीक है। तो स्थावर का क्या होगा? सचल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, चेतन या जंगम? तो स्थावर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जंगम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा, शौक होगा, निर्वेद होगा या उत्साह? तो शांत रस जो उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वह कितनी सुंदर लग रही है, इस वाक्य में वह सर्वनाम कौन सा है? ये वह सर्वनाम कौन सा है जो वह कितनी सुंदर लग रही है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? अगर ऐसा होता कि वह आदमी, ठीक है, वह आदमी होता, यहाँ पे वह कितनी की जगह वह आदमी होता, तब तो पता आपको ये जो वह था ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। क्या होता है ये? सार्वनामिक विशेषण तब होता है जब यहाँ पे आगे संज्ञा होती है आपकी, ठीक है।
जैसे वह आदमी, अगर ये आदमी लगा होता आगे संज्ञा होती तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा गया कि वह जो वो कितनी सुंदर लग रही है, तो यहाँ सर्वनाम पूछा गया है, तो वह जो आपका ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे हम बोलते हैं कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन आपको ये निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि कोई तो आ रहा है, जैसे आप कहीं फंक्शन है तो और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, अब कोई बोल रहा है कि कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन आ रहा है, ठीक है, ये निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है और कुछ हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको निश्चित नहीं है। तो ये कौन सा आपका सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक का सर्वनाम हो गया, ठीक है, जिसको निश्चित नहीं किया जाता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आ रहा है, आपको पता नहीं, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक का सर्वनाम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्तुति का व्यास हो जाएगा, सक्रात होगा, स्मरण होगा या निंदा होता। तो आपको पता स्तुति होता है किसी की प्रशंसा करना, और इसका क्या हो जाएगा, निंदा, क्या होता है, निंदा हो जाएगा। स्तुति का विलोम शब्द निंदा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाग्यवान कहेंगे, धनवान कहेंगे, ठीक है, भाग्यवान कहेंगे या धनवान कहेंगे या कुलीन कहेंगे, ठीक है, या कुलीन कहेंगे, ठीक है, तो या कृतज्ञ कहेंगे। तो इसको जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसको हम बोलते हैं कुलीन, ठीक है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ वो कौन सा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कुलीन कहा जाता है, ठीक है। तो कुलीन को सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कुलीन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति, तो शब्द का विग्रह करना, सबसे पहले देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, शब्द का विग्रह कीजिए सबसे पहले देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे क्या आपको पता कि कारक विभक्ति आ गई, और जहाँ भी कारक विभक्ति होती है वो आपका समास जो हो जाता है वो हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाता है वो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देश के लिए भक्ति जो आपका इसमें देशभक्ति में समास है वो है तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, ठीक है, तो इसका जो शब्द विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार, ठीक है। और दूसरी बात है आपको रोज बताता हूँ मैं कि यथा आ गया, प्रति आ गया, ठीक है, निर आ गया, भर आ गया, ठीक है, आ गया, अनु आ गया, ये सब जितने भी उपसर्ग लगे हुए हैं आपके आगे तो वो समास जो होता है आपका कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास होते हैं ये सारा, जिनमें ये जो उपसर्ग लगे होते हैं यथा, प्रति, निर, भर, आ, अनु, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कौन सी ध्वनि है, तो ये जो आपकी तालव्य ध्वनि है, कंठ्य ध्वनि है, मूर्धन्य या ओष्ठ है। तो आपको पता है कि तालव्य ध्वनि है कौन सी आपकी, य, इसमें और क्या क्या आते हैं, च आ गया, छ आ गया, ठीक है, ज आ गया, झ आ गया, अणे आ गया, ठीक है। बाकी आगे जो आते हैं इसका ई आ गया, छोटी ई आ गया, बड़ी ई आ गया, य आ गया, और शलगम वाला श आ गया। ये भी कौन सी ध्वनि है, सारी तालव्य ध्वनियाँ, ये सारी आपकी तालव्य ध्वनियाँ। और वर्ग कौन सा, ये च वर्ग में आते हैं, ठीक है, च वर्ग में आएंगे और तालव्य ध्वनियाँ होगी। तो यह कौन सी ध्वनि आपकी, ये तालव्य ध्वनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ह कौन सी ध्वनि है, तो ह जो आपकी ये तालव्य है, कंठ है, मूर्धन्य है या ओष्ठ है। तो ह के लिए आपको ये याद रखना है कि देखो क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, ठीक है, आते किस में, ये क वर्ग में आते हैं, ठीक है। और ध्वनियाँ कौन सी होती है, कंठ्य ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है, कंठ्य ध्वनि है। और क्या क्या आता है इसमें, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, ये विसर्ग वाला आ जाएगा, और ह, ये सारे जो ध्वनियाँ आपकी कौन सी ध्वनियाँ हैं, कंठ्य ध्वनियाँ हैं, ये सारी आपकी कंठ्य ध्वनियाँ। तो ह कौन सी ध्वनि है, ह जो आपकी ये है कंठ्य ध्वनियाँ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वर्ण कौन सा, अल्प प्राण है या महाप्राण, तो ये जो आपका वर्ण है ये है महाप्राण है, ठीक है, महाप्राण है। अब आगे ये पता होना चाहिए आपको कि घोष है या अघोष है। तो घोष में आपके कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल, व। और एक कौन सा आता है, ऊष्म वर्ण ह, ये भी किस में आता है, ये घोष, घोष में आता है ये भी, ठीक है।
बाकी आपके जो 3 ऊष्म वर्ण है स, स, श, वो आते हैं अघोष में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आई होप आपको लग गया होगा पता कि ह कौन सी ध्वनि है, तो ये है कंठ ध्वनि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है, ठीक है। आगे बोलता है कि द चेयर वाज डिस्कार्ड बाय टीनेट। तो टीनेट के द्वारा जो चेयर जो वो क्या कर दी गई, डिस्कार्ड कर दी गई। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अब आपको पता है कि डिस्कार्डेड, सबसे पहले ये देखना है कि वर्ब आ चुकी है, ठीक है। क्या आ चुके हैं, वर्ब आ चुकी है। और ऊपर बाय क्या आपकी प्रपोजिशन, द टीनेट क्या है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ क्या आपका नाउन आ चुका है, ठीक है। बाज क्या आपकी, बाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब द आर्टिकल है। तो अब ये यहाँ पे सवाल उठता है कि भरा क्या जाएगा। द चेयर वाज, क्वेश्चन तो पूरा, द चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय द टीनेंट। दो टीनेंट के द्वारा चेयर जो वो डिस्कार्डेड कर दी गई। अब चेयर कैसी है, वो ब्रेक चेयर है, ब्रोकन चेयर है, ठीक है, या ब्रोकिंग चेयर है, या ब्रोक चेयर है, ठीक है। तो वो चेयर कौन सी है, तो आपको बता दें कि ये चेयर का यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ब्रोकन। ब्रोकन क्यों भरा जाएगा वो भी सुनिए आप, ठीक है। ब्रोकन क्यों भरा जाएगा, ठीक है। ब्रोकन क्यों भरा जाएगा इसका कारण आपको पता होना चाहिए। द ब्रोकन चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय टीनेंट। ब्रेक चेयर क्यों नहीं आया, ब्रोकिंग क्यों नहीं आया, ब्रोक क्यों नहीं आया, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन क्यों आया। तो सबसे पहले आपने याद रखना ये जो ब्रोकन यूज़ हुआ यहाँ पे, ये यूज़ हुआ किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। अब कैसे हुआ वो आप समझिए। एक तो आपकी वर्ब आ चुकी है, ठीक है। अब दूसरी वर्ब यहाँ अब भी आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे नाउन लगा है आपका। तो अब चेयर कौन सी है, अब चेयर की विशेषता बताइए कि चेयर कौन सी है, टूटी हुई चेयर, ठीक है, टूटी हुई चेयर। तो इसलिए ब्रोकन लगा है। और ऊपर से एक बात याद रखना आपने, ठीक है। एक बात याद रखेंगे आप कि चेयर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, होती है, ये दो काम करती हैं। ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ये लिखा मैंने ब्रोकन, ठीक है। तो वर्ब की कोई भी थर्ड फॉर्म है वो दो काम करती है, एक तो वर्ब बनने का और सेकंड एडजेक्टिव बनने का, ठीक है। क्या काम करती है, एक तो वर्ब बनने का, एक एडजेक्टिव बनने का। जहाँ एडजेक्टिव बनेगी तो उसके आगे नाउन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेयर, चेयर कौन सी, टूटी हुई चेयर। चेयर की विशेषता क्या है कि वो टूटी हुई है, तभी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ब्रोकन। तो ये जो आपका ब्रोकन है, ये ब्रोक है, ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के दो काम होते हैं, ये आपने ध्यान रखना। जैसे जेरेंड इन्फिनेटिव होता है वैसे इसको भी याद रखना कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो दो काम करती है। दो काम क्या क्या करती है, एक तो वर्ब बनने का, एक एडजेक्टिव बनने का, ठीक है। जहाँ वर्ब बनने का काम करेगी वहाँ आगे हेल्पिंग वर्ब होगी, जहाँ पे आपका एडजेक्टिव बनने के काम करेगा वहाँ इसके आगे नाउन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाज डिस्कार्डेड, तो ये जब वर्ब का है, जब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करेगी, एडजेक्टिव बनने का काम करेगी। आपने ये याद रखना कि आगे नाउन आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव बनने का काम करेगी, ब्रोकन चेयर। और जब मेन वर्ब होगी तो आगे हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो चेयर कैसी, ब्रोकन चेयर। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जाएंगे, आपने वीडियो को बस ध्यान से देखना है। तो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पटवारी या पुलिस में ऐसे कंसेप्ट पूछे ही जाएंगे जिस प्रकार का आपका कंपटीशन है और जिस तरह हिसाब से आपका तैयारी हो रही है। बंदे 2-2 साल से तैयारी में लगे हैं, तो आपको जो ये मतलब सब कुछ छोटे छोटे स्टेप जो इंग्लिश के पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है बाकी मैं ले आऊँगा 18-18 नंबर पटवारी में या किसी में भी, तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि 18-18 नंबर अगर पटवारी में लेते हो तो 18 चौके 32 होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आपको कम से कम 20-22 नंबर लाने पड़ेंगे हर सेक्शन में। तो ये था आपका थोड़ा सा कंसेप्ट, इसको अपना माइंड में रखना ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द आफ्टर रिटायरमेंट ही लिव्ड, आपको पता है कि ओवर आएगा, एट आएगा, ओवर इन या इन। तो आफ्टर रिटायरमेंट ही लिव्ड इन लंदन, ठीक है, बड़े सिटी है तो लंदन इन का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोर द वाटर, पोर द जूस, डैश द ग्लास। तो आपको पता पोर क्या मतलब होता है, ठीक है। पोर का मतलब होता है भरना, किसी चीज़ में कोई चीज़ भरना। तो पोर द वाटर, आप ये आपका गिलास है, इसमें आप क्या कर रहे हो, पानी भर रहे हो। तो पानी अंदर, बाहर से अंदर जा रहा है तो क्या मोशन में जा रहा है, तो इनटू का यूज, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पोर द जूस इनटू द ग्लास, ठीक है।
तो पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे इंग्लिश का सेशन और हिंदी का वो ब्रीफ किया जाता है, ठीक है। जीके का तो आपको पता है कि उसका सीधा आंसर ही बताना होता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी का मेरी तरफ से जितनी कोशिश होती है कि आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाए कि ये चीज़ें वो ऐसी क्यों हो रही है। क्योंकि मेन आपकी इंग्लिश और हिंदी यहाँ से अगर आप इंग्लिश और हिंदी में मान के चलो कि अगर आप 22-22 नंबर ले आते हो, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में 22-22, तो 44 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। फिर लाते हो आप 18-18 नंबर, छः इंग्लिश, दो आपके सब्जेक्ट बन गए मैथ और जो दूसरा बच गया उसमें 36, तो 6 4 10 4 3 7 8 80 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे और 80 नंबर से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश और हिंदी में और यहाँ तक आपका वो तीसरे सेक्शन जो है जीके, उसमें 22-22 नंबर लाने की, ठीक है। और बाकी मैथ में फिर 15 भी रह जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 66 हो गए, फिर भी आपके बहुत नंबर बन रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी कि 22-22 का आपका टारगेट होना चाहिए, मैथ को छोड़ के। अगर इसका मैथ वीक है वो इन पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पोर द वाटर इनटू द ग्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई हैव नो रिचेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। आई हैव नो रिचेज, तो क्या भरा जाएगा, डिज़ायर टू, डिज़ायरस ऑफ, या डिज़ायर फॉर, या डिज़ायर ऑफ। तो आपको पता है कि अगर आपकी मतलब कोई सिर्फ सिंपल सी इच्छा है, ठीक है, तो आप डिज़ायर फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इच्छुक हो, कहीं जाने के इच्छुक हो, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे डिज़ायरस ऑफ। यहाँ क्या बोल रहा है, आई हैव नो रिचेस, तो मतलब ये है कि मेरी जो अमीर बनने की कोई इच्छा नहीं है। तो क्या भरा जाएगा, कोई इच्छा, सिंपल सी इच्छा की बात की गई है। तो आई हैव नो रिचेस मतलब मैं जो मतलब अमीर बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो यहाँ पे भरा जाएगा डिज़ायर फॉर। और डिज़ायरस ऑफ होता है इच्छुक, कहीं आपके घूमने के इच्छुक हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि आर यू डिज़ायरस ऑफ विजिटिंग मनाली, मतलब आप जो मनाली घूमने के इच्छुक हो, ये इच्छुक होता है और ये होती है इच्छा, ठीक है। ये इच्छुक और इच्छा में फ़र्क होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यू टेक आर डिसीजन, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट हो जाएगा, ठीक है, योर कोर्ट हो जाएगा। ये मतलब ये होता है कि मतलब इसका मतलब ये होता है, ये आपका इडियम फ्रेजेस है, इसका मतलब ये है कि यू टेक अ डिसीजन, मतलब यू टेक अ डिसीजन, तुम डिसीजन ले लो। अब ये मतलब मैंने अपना काम कर लिया, अब जो आपकी जिम्मेदारी, आप क्या डिसीजन लेते हो, इसका मतलब ये द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब निर्णय जो आपके आप पे डिपेंड करते हैं, आप मैंने फाइनल निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या निर्णय, मतलब अब आपकी टर्न है, बॉल इज़ इन योर कोर्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि यू लाइव लॉन्ग, तो आपको पता है कि आशीर्वाद का है, ब्लेसिंग का है, तो मे आ जाएगा इसी देश में, क्या एक्सप्लेन करना, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग के लिए मे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच ओ, एज इन ओ आई डिडंट नो दैट, ठीक है। तो ओ क्या होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन या प्रपोजिशन। तो आपको पता हो गया, अल्लास हो गया, ठीक है, सोरो हो गया, ठीक है, और जो भी आपका ओह हो गया, जो भी आपके एक्शन है, ब्रेवो हो गया, ठीक है, अप्लाउज हो गया, ये सारे जो आपके क्या होती है, ये आपकी इंटरजेक्शन होती है, ठीक है। सॉरी, ब्रेवो नहीं, ये सोरो अलास नहीं, ओह, ये आपकी क्या होती है, इंटरजेक्शन होती है। क्या होती है, आपके इंटरजेक्शन होती है, ठीक है, जो अंदर के इमोशन जो होते हैं, ये भी वही है, आप एक्सप्लामेट्री में आ जाते हैं बस, लेकिन है वही सारी चीज़ें है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होते हैं, इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन में आते हैं सारे ये भी सारा आपका एक्सप्रेशन में आएगा, ओ एक्सप्रेशन को शो करता है ये। तो ये इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, आपको बोलना है कि इनमें एडजेक्टिव कौन है। तो आपने एडजेक्टिव का पता करना, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे शर्ट, शर्ट कैसी है, ब्लैक शर्ट, तो शर्ट क्या आ गया, ब्लैक शर्ट, शर्ट क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये तो आपका नाउन आ गया। वुड, अब लकड़ी किस चीज़ की है, बरगद के पेड़ की है, किसकी पेड़ की है, तो पेड़ क्या आ गया, मतलब लकड़ी आ गई ना, लकड़ी, तो लकड़ी क्या आ गया आपकी, ये भी नाउन आ गया। स्टडी नाउन। स्मॉल, जैसे स्मॉल प्लेस, तो प्लेस कैसा है, स्मॉल है, तो स्मॉल की क्या आ गया आपकी, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या हुआ आपका, स्मॉल। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं जिससे आपको पता जाएगा एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो लास्ट है कि 29 क्वेश्चन है, डू यू लाइक अ न्यू टीचर, तो टीचर कैसा है, न्यू है, तो न्यू क्या आपके एडजेक्टिव क्वालिटी आ गई ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में जाता है ये। तो आपको सीधा पूछा कि न्यू क्या है इसमें, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे पूछा गया कि एडजेक्टिव विच पार्ट ऑफ इज एन एडजेक्टिव, तो न्यू क्या आ जाए आपका, एडजेक्टिव, टीचर आ गया, नाउन। लाइक क्या आ गया, डू यू लाइक योर न्यू टीचर, क्या आप पसंद करते हो अपने नए टीचर को। तो आप जब लाइक का मतलब जो वो पसंद करना हो, तो वो होता है आपका वर्ब, और जब की तरह हो
तो आपका वो होती है प्रेपोजिशन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की और। लास्ट क्वेश्चन है कि द टेस्ट वाज नॉट डिफिकल्ट सो आई पास्ड इजिली, द वर्ड डिफिकल्ट इज। अब बोला गया कि टेस्ट जो था वो डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। सो आई पास्ड इजिली, द वर्ड डिफिकल्ट इज। आपको बताना है कि वर्ड जो डिफिकल्ट है वो किस रूप में यूज हुआ है। देखो द टेस्ट, टेस्ट आ गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच, आ गया आपकी नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया वाज, क्या आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं इसको, डिफिकल्ट। अब ये पूछा गया टेस्ट वाज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या नहीं था, मतलब डिफिकल्ट जो वो क्या नहीं था, तो टेस्ट, टेस्ट को बताया गया ना कि टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट नहीं था। तो टेस्ट को बताया गया टेस्ट जो डिफिकल्ट नहीं था, तो टेस्ट क्या हो गया, टेस्ट की विशेषता क्या है कि वो डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। इसलिए मैंने जो एग्ज़ाम वो इजीली कर लिया, सो मतलब मैं इजीली पास हो गया। तो आपको आगे पूछा गया कि द वर्ड डिफिकल्ट इज क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आपका जो टेस्ट वाज नॉट डिफिकल्ट है, तो टेस्ट की विशेषता बताएगी कि टेस्ट जो डिफिकल्ट नहीं था, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, तो 30 में से अपना आपका स्कोर कितना है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। और हर रोज़ 7:30 बजे आपकी वीडियो अपलोड होती है, हर टाइम से आपने वीडियो वॉच आउट कर लेनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।